प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी सूखी डाली के सारांश तथा प्रश्नोत्तर बताऊंगी। तो यह है उपेंद्र नाथ अश्क जी। पात्र परिचय इस प्रकार से है। दादाजी है, दादाजी का नाम है मूलराज जी। दादाजी के 3 बेटे हैं। बड़ा लड़का जो सेना में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इस कारण से सरकार ने दादाजी को एक मुरब्बा ज़मीन दिया था, लेकिन दादाजी ने अपने परिश्रम से उसे 10 गुना और बढ़ा दिया था। दादाजी के दूसरे बेटे का नाम करमचंद है तथा दादाजी के तीसरे बेटे का नाम तथा प्रथम बेटे का नाम उल्लेख नहीं है। दादाजी के बहुओं को बड़ी भाभी, मंझली भाभी तथा छोटी भाभी कहा गया है। मंझली भाभी, बड़ी भाभी तथा छोटी भाभी कहा गया है। दादाजी के तीसरे बेटे को 2 बच्चे हैं, उनका नाम है परेश तथा इंदु। परेश तथा इंदु। परेश तहसीलदार है, उसकी शादी बेला से होती है जो विभक्त परिवार में पली बड़ी है। उसी के साथ साथ इस घर में मंझली बहू है, बड़ी बहू है, सुरेश है, पारो है, एक नौकरानी है जिसका नाम है रजवा, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका नाम है भाशी, मल्लू और जगदीश। ये है छोटे बच्चे। और 2 नाम मालवी तथा बंसीलाल जिनका नाम जिक्र हुआ है, उल्लेख हुआ है, ये पड़ोसियों के बारे में है। दादाजी अपने इस घर को एक महान बरगद का पेड़ समझते थे और इस घर में बेला के आगमन से एक हिलोर सी उठ गई है। तो आइए देखते हैं कि 1 अंक के प्रश्न किस प्रकार से है। 1 अंक के प्रश्न का उत्तर। मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया? मिश्रानी को छोटी बहू बेला ने काम से हटा दिया। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी? 10 साल से। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए? तमीज होनी चाहिए। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन करती है? मंझली बहू हंसी के मारे मर जाने की बात करती है। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती थी? हर बात पर अपने मायके की तारीफ बेला करती थी। छोटी बहू है बेला। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था? तहसीलदार था वो। मलमल के थान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते? दादाजी के पास। मूलराज के मंझले बेटे का नाम क्या है? करमचंद है। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? बरगद के पेड़ अर्थात वट वृक्ष के समान है। हल्की सी खरोच भी दवा न लगाने पर क्या बन जाती है? तो क्या बन जाती है? बड़ा घाव बन जाती है और बढ़कर नासुर बन जाता है। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है? दर्प है छोटी बहू को, अहंकार है। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ लिया? ये छोटे बच्चों ने उखाड़ लिया था, मल्लू और जगदीश ने। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा था? बाजार ले जाने के लिए कहा था। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है? छोटी बहू बेला को।
व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? व्यक्ति बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है? डालियां करती है ना। दादाजी को किस कल्पना से सिरहन होने लगती है? दादाजी को पेड़ से डाली टूटकर अलग होने की कल्पना से सिरहन होने लगती है। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है? बरगद के पेड़ की कहानी कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करती है। दादाजी किसके हक में हैं? यानी कि दादाजी किसे ज्यादा विश्वास करते हैं? किस पर? पुराने नौकरों पर। यानी कि वे ईमानदार होते हैं ना, इसलिए ज्यादा दादाजी जो हैं पुराने नौकरों के हक में हैं। किसने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली? किसने? मालवी ने। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? खम ठोक रहा था। ललकारना, खम ठोकना, ललकार रहा था। बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे किस प्रकार डरती है? किस प्रकार? मुर्गी के बच्चे जिस प्रकार से बाज से डरते हैं, उसी प्रकार जो है परिवार की सदस्य बेला से डरती है। दादाजी ने सबको क्या समझाया था? दादाजी ने सबको समझाया था कि बेला का आदर करना है। सूखी डाली के एकांकीकार का नाम क्या है? अभी अभी मैंने बताया, क्या है? उपेंद्रनाथ अश्कजी। तो प्रथम दृश्य, तो एकांकी जो है 3 दृश्य के आधार पर रची गई है। प्रथम दृश्य में क्या है कि बेला विभक्त परिवार से दादाजी के भरा पूरा परिवार में, संयुक्त परिवार में बहू बनकर, वह छोटी बहू बनकर उसने पदार्पण किया है। लेकिन ये जो रजवा जो है 10 सालों से मूल राज के परिवार में काम कर रही थी, उसे काम करने का ढंग पसंद नहीं आया। इस कारण से उसने उसे काम से हट जाने के लिए कहा। तो वही है कि रजवा को काम से हट जाने के लिए कहा। तो रजवा बहुत दुखित हो जाती है। इस बात को वह इंदु से कहती है। इंदु परेश की बहन है। वह समझाने के लिए जाती है अपने भाभी को कि भाभी, नौकरों से काम लेने का भी एक तमीज़ होता है। तो वह बेला अहंकार से बोल उठती है कि यह तमीज़ मैं नहीं जानती, और मेरे मायके में ऐसे नौकर 2 दिन क्या 2 घड़ी भी नहीं टिकते। तब इंदु जो है उसको गुस्सा आ जाती है। वह कहती है कि क्या बात है भाभी आपके मायके की, एक नमूना आप ही हो और एक नमूना भी लेके आते, अर्थात एक नौकर भी लेके आते। यह वाद विवाद जो है बेला तथा इंदु में होता है, तथा इंदु परेशान होकर घर के सारे सदस्यों को यह बात बताती है। तो दूसरा जो दृश्य जो है फर्नीचर के बारे में है। जो पुराने ज़माने के फर्नीचर जो है परेश ने अपने कमरे में रखा था। बेला को वह फर्नीचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ उसने क्या किया कि अपने कमरे से उन फर्नीचरों को बाहर रख दिया बेला ने। तो परेश पूछता है कि हर्ज ही क्या है, मेरे दादाजी बैठते थे, मेरे पिताजी बैठते थे, मेरे चाचा जी बैठते थे, अब मैं बैठूंगा। तो बेला जो है, हमारे पूर्वज जो है नंगे लुच्चे जंगलों में घुमा करते थे,
क्या हम भी उनका अनुकरण करें? इस प्रकार से अपने पति को उल्टा जवाब जो देती है। मंजली बहू जो है इन बातों को सुनकर घर में डिंडोरा पीट देती है, घर के सारे लोगों को यह बात बताती है। ये है दूसरा। तो तीसरा जो है मलमल के थान और अबरों की बातें। जो करमचंद दादाजी के मंझले बेटे हैं, उन्होंने घर के सारे सदस्यों को मलमल के थान और अबरों को लाके दिया था। बाकी सभी को पसंद आया, लेकिन छोटी बहू बेला को वह पसंद नहीं आया था। अगर कोई बुजुर्ग हमें कुछ भी भेंट के रूप में देते हैं, अगर वह हमें पसंद भी न आए तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं एक जगह रख देते हैं। लेकिन बेला ने उसको हाथ तक न लगाया था। इस अहंकार की बातें जो है चर्चा का विषय बन जाता है घर में। तो चौथा पॉइंट जो है, बेला दादाजी ने, मूलराज जी ने बेला को कपड़े धोने के लिए दिया था, लेकिन बेला ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वही वो स्नान गृह, गूसल खाना, तो वह ही गल रहा था। यह बात भी चर्चा होती है। छोटी भाभी जो बेला की सास है, वह कहती है इंदु को, अपने बेटी को, कि तुम जाकर धोकर डाल दो। यह जो है चर्चा होती है। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है? 5 अंक के प्रश्न। तो इधर आप देख सकते हो कि इंदु और बेला में किस प्रकार वाद विवाद हुआ था। तो बेला एक नई जमाने की लड़की है और वहाँ परेश की बहन इंदु के साथ जो वाद विवाद करती है उसका चित्रण है। तो 5 अंक के पहला प्रश्न जो है, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? तो 5 अंक का प्रश्न को लिखने से पहले किस प्रकार से लिखना है? पहले भूमिका लिखना है। भूमिका का अर्थ है इंट्रोडक्शन, कन्नडदल्ली पीठिके। उसके बाद विषय विस्तार लिखना है, सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन करना है, विषयವನ್ನು विस्तारವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು। निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन लिखना है, उपसंहारವನ್ನ बರೆಯಬೇಕು। तो किस प्रकार से 5 अंक के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं? तो पहले भूमिका लिखना है। प्रस्तुत प्रश्न उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी से लिया गया है। विभक्त कुटुंब में पली बेला को हर बात पर अपनी मायके की प्रशंसा करना आदत सी बन गई थी। ये है भूमिका। विषय विस्तार। क्यों क्रोध आया बेला को अपनी भाभी पर? क्यों क्रोध आया था? क्योंकि रजवा जो काम करती थी वह अपना दुख निवेदन करती है। जब वह इंदु इस बात को सुलझाने के लिए ही जाती है तो उसने बात का बतंगड़ बना दिया था। किस प्रकार कहा था? जो मेन पॉइंट जो है वह है, और वह ढंग मुझे नहीं आता है। मैंने नौकर जो यही आकर देखे हैं, काम करने का ढंग आता है, जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी तो कोई चीज है। न जाने तुम लोग इस तरह के फूहड़ नौकरों से कैसे गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसे गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। क्रोधित इंदु ने कहा, क्या बात है भाभी आपके मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गवार भी कुछ सीख लेते। ये जो है झगड़ा दोनों के बीच में हुआ था, इसको लिखना ही है। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैंने प्रथम दृश्य में यह नोट्स बताया भी था। नोट्स जो है सेपरेट, मैंने डिटेल्ड नोट्स जो है मैंने दिया है, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद नोट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो द्वितीय प्रश्न, रजवा ने छोटी भाभी से क्या कहा? तो कौन है ये छोटी भाभी? छोटी भाभी जो है परेश की माँ है, इंदु की माँ है।
कौन है? बेला की सास है। रजवा जो है नौकरानी है, उसने क्या कहा छोटी भाभी से? भूमिका लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है देख लो भूमिका किस प्रकार से है। उसके बाद जो है क्या कहा उसने छोटी भाभी से? माँ जी, आज बेला ने मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर नहीं किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने न जाऊंगी। इस प्रकार से उसने कहा था। यह जो है 3 ही वाक्य में है। 5 अंक के लिए 3 वाक्य बिल्कुल काफ़ी नहीं है, इसलिए जो है मैंने पहले जो घटना घटी थी उसको मैंने जोड़ दिया है। जो है इसी प्रकार नए पृष्ठ में, न्यू पेज में 5 अंक के लिए, पूरा फ्रेश पेज में एक 5 अंक के लिए लिखना ज़रूरी है। तो तीसरा प्रश्न, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? तो अभी अभी मैंने कहा कि बेला को फर्नीचर्स पसंद नहीं आए थे। इस कारण से जो है उसने क्या किया था कि सारा फर्नीचर रूम से जो है अपने कमरे से बाहर रख दिया था। तो क्या घटना घटती है, जो क्या वाद विवाद घटता है, वह मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। तो क्या किया, क्या बताया परेश ने? बेला ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे लुच्चे जंगल में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? तो परेश कहता है कि इस फर्नीचर पर हमारे दादाजी बैठते थे, पिताजी बैठते थे, चाचा जी बैठते थे। उन लोगों को शर्म नहीं आई? उन्होंने कभी फर्नीचर गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे तहसीलदार होते ही लड़के के सिर फिर गया है। छोटी बहू ने इस गले सड़े फर्नीचर को पास तक न फटकने दूंगी, यह बेडोल फर्नीचर है, इस प्रकार से कहा। और जो है परेश को सीधा सीधा मना कर दिया। यह बात जो है मंझली बहू सुन लेती है और घर के सारे सदस्यों को बताती है। उसके जो है बाद में जो है करमचंद की मलमल के थान और अबरों वाली घटना, दादाजी के कपड़े जो बेला ने धोए नहीं थे, यह घटना का भी चर्चा हुआ रहता है। अब है दूसरा दृश्य। तो दूसरे दृश्य में क्या है मेन पॉइंट्स कि दादाजी से करमचंद की बातें होती है। तो करमचंद दादाजी का मंझला बेटा है। दादाजी से परेश की बात होती है। कौन है परेश? दादाजी का पोता है, दादाजी के तीसरे बेटे का बेटा है, वह तहसीलदार है। और बाद में थर्ड पॉइंट में दादाजी घर वालों से बातें करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो दादाजी बैठे हुए हैं और करमचंद जो है उनके पास आता है। उसको सूचना मिली है कि एक बेला को अहंकार ज़्यादा है, उसने जो है मलमल के थान और अबरों को छुआ तक नहीं है। और जो रजवा की खबर, बाकी सारी खबर जो घर में घटी थी, वह सारी बातों को करमचंद कहने के लिए आया है अपने पिता को। तो करमचंद ने पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? क्यों कहा था? तो पता है आपको आंसर? तो भूमिका लिखना बहुत ज़रूरी है। तो किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लिखा है इस एकांकी को। बाद में जो है हर बात पर जो बेला को अपने मायके की तारीफ करना आदत सी बन गई थी, यह लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहा करमचंद ने? तो उसको मैंने डिटेल्ड नोट्स दिया है, डाउनलोड कर लो। तथा मेरे दूसरे दृश्य में
पार्ट 2 सूखी डाली में मैंने इसका आंसर भी बताया था, लेकिन क्या लिखना ही है, क्या महत्व है, महत्वपूर्ण सेंटेंस जो है ये है। करमचंद जी ने घर वालों को मलमल के थान और रजाई के अबरों को लाकर दिए थे। सब लोगों ने तो रख लिया था, लेकिन छोटी बहू को वह पसंद नहीं आया था। छोटी बहू ने उसे हाथ तक न लगाया था। यह बात जो है करमचंद को बुरा लग जाती है, क्योंकि वो ताऊ है। ताऊ किसको कहते हैं? पिता के बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, यानी कि परेश के पिता के बड़े भाई है करमचंद। तो निष्कर्ष लिखना जरूरी है। 5वां प्रश्न, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार है? तो बड़प्पन के संबंध में दादाजी ने करमचंद से जो बातें कही, क्योंकि करमचंद कहता है कि एक छोटी बहू बेला है ना, उसको दर्प की मात्रा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। वह अपने और अपने मायके को ज़्यादा ही समझती है, अहंकार है उसको। तब जो है बड़े बुजुर्ग है दादाजी, वह बड़प्पन के बारे में, जो मनुष्य बड़प्पन अब मैं ही ज़्यादा हूँ, मैं हूँ, ईगोइस्टिक जो रहता है, उनके संबंध में दादाजी ने हम सभी लोगों को, आपको, पाठकों को यह बताया है कि बहुत अच्छी बातें कही है। भूमिका लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दादाजी ने कहा, क्या कहा? बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक हो जाएगी जब उसे घृणा के बदले स्नेह मिले, तो उसकी सारी घृणा लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जाती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूट वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले, और जिसकी फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। इस प्रकार से बड़प्पन के संबंध में दादाजी जो है करमचंद को कहते हैं। तो इधर आप देख सकते हो, निष्कर्ष के रूप में आप क्या लिख सकते हो? दादाजी ने अपने बेटे की बात को बढ़ावा दिया क्या? नहीं। तो उन्होंने कहा कि यह छोटी छोटी बातों को बढ़ावा न देते हुए घर में जो कुछ भी झगड़ा हुआ तो उसको प्यार से सुलझाना चाहिए। इस प्रकार से दादाजी ने कहा। तो दूसरे दृश्य के अंत में दादाजी ने घर वालों को समझाया था कि बेला का आदर करना है, बेला का समय व्यर्थ नहीं करना है, और बेला को जो है कुछ भी काम करने के लिए नहीं देना है। यह दादाजी ने क्यों कहा घर वालों को? क्योंकि परेश ने दादाजी से यह कहा था कि बेला का मन इस घर में नहीं लग रहा है, वह थोड़े दिनों में मेरा स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उतने दिनों तक क्या मैं बाग वाले मकान में अलग गृहस्थी बसा सकता हूँ? तब जो है दादाजी ने अपने पोते परेश को समझाया था कि यह मेरा घर जो है बरगद के समान महान वृक्ष है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डाल इस वृक्ष से टूटकर अलग हो जाए, अर्थात मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है इस घर से अलग गृहस्थी बसाए। मैं नहीं चाहता हूँ। इस कल्पना से ही मुझे सिरहन होने लगती है, कंपन होने लगती है। इस कारण से
उन्होंने परेश को समझाया था कि बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं दूंगा। तो इसलिए दादाजी ने रजवा के द्वारा घर वालों को एक जगह सम्मिलित होने के लिए कहा और उन्हें समझाया कि एक छोटी बहू हमारे घर में ही जो है छोटी बहू का मायना रखती है, लेकिन उसको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। इस कारण से उसको आदर देना आवश्यक है, उसका कोई भी समय व्यर्थ न करना और जो है हंसी मजाक का विषय उसे न बनाओ। और इंदु को समझाते हैं, मंजली भी को समझाते हैं कि इंदु को इस प्रकार कहते हैं कि भाभी से लड़ाई या झगड़ा करने से बगैर तुम जो है उसकी बुद्धि का लाभ उठाओ। और मंजली वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को तब तक हंसी का निशाना नहीं बनाया जा सकता जब तक वह पूर्णतः हमारे तरफ न हो, तो बेला का हंसी न उड़ाओ। इस प्रकार से दूसरे दृश्य में दादाजी ने करमचंद से बात की थी, परेश से बात किया था और घर वालों से बात किया था। अब है तीसरा दृश्य। तो तीसरे दृश्य में क्या है कि बेला से फर्नीचर के संबंध में जो परेश से जो अनबन वाद विवाद हुआ था, यह मंजली बहू ने सुन लिया था और घर के सारे सदस्यों को बता दिया था। अब जो है बेला की सास, परेश की माँ, छोटी भाभी जो है उसे समझाने के लिए आती है बेला को कि हाँ, तुमने ठीक ही कहा था कि ये फर्नीचर जो है पुराने हो चुके हैं, तो इसको मैं सुरेश के कमरे में रख दूंगी। सुरेश नाम का उल्लेख है लेकिन बताया नहीं है कि वह कौन है। तो उसके बाद बेला से मंजली भाभी और बड़ी बहू की नौकरानी रजवा से संबंधित बातें, जैसे मैंने प्रथम दृश्य में कहा था कि नौकरानी रजवा का काम करने का ढंग बेला को पसंद नहीं आया था, इस कारण से उसने काम से हट जाओ इस प्रकार कहा था। तो ये बात जो है इंदु जब सुलझाने के लिए गई थी तो दोनों में वाद विवाद भी हुआ था। अब दादाजी ने समझाया है कि बेला को कभी दुख ही नहीं होना है, तो अब रजवा के समस्या का समाधान देने के लिए मंजली भाभी और बड़ी बहू आके बेला को समझाते हैं कि अगर रजवा का काम करने का ढंग पसंद नहीं है तो रजवा की जो बहू जो है वह नए फैशन के काम कर सकती है, तो तुम जो है उसको अपने काम के लिए रख दो। लेकिन इधर बेला जो है कहती है कि नहीं, ठीक है कि रजवा ही जो है काम सीख जाएगी, लेकिन जो है अपने बातों को कहकर ही, अभिप्राय देके ही वे दोनों चले जाते हैं ताकि उसका समय नष्ट न हो। उसके बाद मंजली बहू के द्वारा बंसीलाल और मालवी के झगड़े की खबर इंदु, पारो, मंजली भाभी, बड़ी बहू, बाद में बड़ी भाभी भी आती है। तो यह घटना को मंजली बहू घर के सारे लोगों को कहती है। तो क्या है यह घटना? बंसीलाल जो है मालवी का देवर है, जो दादाजी के घर से दूर है, तो पड़ोसी समझा जा सकता है कि बंसीलाल ने जो है अपने रसोई पर छत बना दिया था। मालवी को यह बात किसी ने बता दिया था, इस कारण से वह मारो मार करती हुई आती है और फावड़ा लेकर सारे छत को फोड़ डालती है मालवी। तो यह
बंसीलाल जो है कारीगरों से निबट ही रहा है और यह दृश्य जो है सारे लोग देखते हैं। मंजली बहू अत्यंत हास्य करती ही रहती है, उसका जो है स्वभाव ही है वो, तो उसने यह घटना को जो है आंखों से देखी है और वह जो है अत्यंत कुतूहलता से घर के सारे लोगों को कह रही है। और जो है यह जोर जोर से जो हंसी की आवाज़ जो है बेला को सुनाई देता है। जब बेला आती है तो ये लोग जो है सन्न हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बाद में बहुत ही आदर पूर्वक बेला को कहते हैं कि इधर बैठिए, इधर बैठिए। तो इस प्रकार से जो है कहा जाता है। तो एक अजीब तरह का माहौल देखकर बेला परेशान हो जाती है। तो उसके बाद तुरंत ही यह लोग जो है वहाँ उस स्थल से दूर दूर चले जाते हैं। तो बेला जो है खिन्न हो जाती है, यो तो मैं कैसे घर में आ गई हूँ। एक किस प्रकार के लोग हैं, पल में तोला पल में माशा, यानी कि रूप बदलते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है। इस प्रकार से वह सोचने लगती है। तो उसके बाद परेश से बेला की बातचीत होती है कि इसी बारे में बातचीत होती है। मैं प्रश्नों का जब उत्तर दूंगी आपको मैं बताऊंगी कि क्या बात किया। और इंदु से बेला की बातचीत भी होती है और अंत में जो है दादाजी से भी जो है बेला की बातचीत होती है। तो वह अंत है। तो क्या बात किया बेला ने परेश से, क्या बात किया बेला ने इंदु से, तो क्या बात किया बेला ने दादाजी से। आइए देखते हैं प्रश्नों के आधार पर। इधर आप देख सकते हो कि बेला बहुत परेशान है और जो है वह कहती है कि यहाँ इन लोगों को मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, ये किस प्रकार के लोग हैं। तो क्या कहा बेला ने, बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। यहाँ है 6th क्वेश्चन। तो पहले भूमिका में लेखक का नाम लिखना है उपेंद्र नाथ अश्क जी का, एकांकी का नाम लिखना है सुखी डाली। और उसी प्रकार से विभक्त परिवार में जो बेला आई थी, संयुक्त परिवार में आने के बाद वहाँ जो है हर बार अपने मायके की जो प्रशंसा करती थी जो है उसको लिखना है भूमिका के दौरान। उसके बाद जो है क्या हुआ विषय विस्तार, मैंने डिटेल्ड नोट्स जो दिया है उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स में लिखो। तो क्या है इम्पॉर्टेंट, महत्व क्या लिखना है। बेला मन में ही इस प्रकार सोचती है कि, क्या सोचती है, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है और कल कुछ, पल में तोला पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। वह परेश से कहती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। तो यह जो कहने के बाद परेश क्या कहता है, इसका उत्तर जो है मैंने लिख दिया है, वह मैं बताऊंगी नेक्स्ट प्रश्न में। तो उसके बाद जो है परेश कहता है कि तुम चाहती थी ना ये सभी, तो तुम जो चाह रही हो वही हुआ है, और क्या तुम चाहती हो। इस प्रकार से चिढ़ के जो है गुस्से से परेश जो है बेला को कहता है। ये आगे है, दादाजी ने परेश को किस प्रकार मनाया। मैंने कहा था ना कि परेश जो है दादाजी के पास जाके कहता है कि थोड़ी दिनों में ही मेरी तब्दीली हो जाएगी, उतने दिनों तक क्या मैं बाग वाले मकान में रह सकता हूँ क्या, इस प्रकार से उसने पूछा था ना। तो अभी दादाजी किस प्रकार उसको मनाते हैं, भूमिका लिखो कि जो अभी मैंने कहा, हाँ नोट्स में भी देख लो। लेकिन दादाजी ने क्या कहा, यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का यह सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए, वह पड़ा भी बेकार है।
मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फल फूलों से भरा पूरा, और फिर मेरी आंखों के सामने इस वृक्ष की डालियां टूटने लगती है और वह केवल टूट रह जाता है और मैं सिहर जाता हूँ। मैं अपने जीते जी यह सब होने न दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान न करेंगे। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। इस प्रकार से दादाजी जो है परेश को समझाते हैं। परेश जिस उद्देश्य से दादाजी के पास आया था वह उद्देश्य जो है नहीं हुआ। दादाजी ने उसको घर में सम्मिलित होकर रहने की सीख दी है। तो 8वां प्रश्न, दादाजी ने किस अभिप्राय से सबको बुलाया? तो क्या कहा दादाजी ने, कि सबको क्या कहा दादाजी ने, देख सकते हो आप इधर। तो दादाजी न चाहते थे कि परेश अलग गृहस्थी बसाए, इसलिए दादाजी छोटी बहू बेला को छोड़कर अन्य सारे सदस्यों को एकत्रित करने के लिए किसके द्वारा कहते हैं? रजवा के द्वारा कहते हैं। और क्या कहते हैं घर के सदस्यों से? मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यह नहीं लगा। दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती राज करती आई है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। छोटी बहू उम्र में न सही अक्ल में हम सब से निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाए। मेरी इच्छा है कि उसे यह वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, मैं प्रसन्न हूँगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर से आई है। यह कुटुंब एक महान वृक्ष है और डालियां छोटी हो या बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो। बस यही बात कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, उसकी हंसी उड़ाई या फिर उसका समय नष्ट किया, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। इस प्रकार से दादाजी जो है घर के सारे सदस्यों को बताते हैं। तो दादाजी ने एकत्रित किया था घर के सारे सदस्यों को इस प्रकार से। हाँ, तो सभी डर गए हैं। अभी दादाजी की क्या आकांक्षा थी? तो 8th and 9th आंसर जो है तो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। 8th का ही 9th आंसर जो है कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो क्या आकांक्षा थी? यह सिर्फ 2 वाक्य में ही है, लेकिन 5 अंक के लिए 2 वाक्य बिल्कुल काफी नहीं है। इसलिए जो उत्तर मैंने अभी 8th आंसर में दिया था, तो उसी को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? देखो, दादाजी की आकांक्षा थी कि सब डालियां साथ
साथ बढ़े, फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के परस से झूमे और सरसाए, पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना से ही उन्हें सिरहा देती है। ये है उनकी आकांक्षा। 10th वन, घर के लोगों के व्यवहार में बदलाव देखकर बेला की क्या प्रतिक्रिया थी? तो 6th आंसर जो है मानसिक दशा बेला की, और ये 10th आंसर जो है क्या प्रतिक्रिया थी, उसने क्या प्रतिक्रिया किया बेला ने। तो उसको जब पता चलता है मालवी और बंसीलाल की खबर, जो दोनों घर के सारे लोग जो बात कर रहे थे, बेला भी उस हंसी में शामिल होना चाह रही थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही बेला गई तो जैसे चुप की सीटी बजा दी है, सभी लोग चले गए। तो बेला को अभी पता चलता है कि वह खिन्न हो जाती है और वह परेश से ही कहेगी ना सारे बातों को। वह क्या करती है, बेला मन में ही इस प्रकार सोचती है कि मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तो ला पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। वह परेश से कहती है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, माजिद, मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता, सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। इस प्रकार से वो परेश से कहती है। जो बाद में जो परेश ने क्या कहा जो है, वह परेश के बारे में टिप्पणी है, तब मैं कहूँगी कि परेश ने क्या कहा था। मालवी ने सारी की सारी छत क्यों और कैसे खोद डाली? तो मैंने बताया था ना आपको, यहाँ उत्तर जो है मालवी ने क्यों और कैसे खोद डाली। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। बंसीलाल महाशय वह मुंह देखते रह गए। 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि राज मजदूर छत डालकर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान गया था कि आ गई उधर से मालवी मालो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपने रसोई पर छत डाल ली है। लेकर फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब तक पहुंचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या करते, ताका किए मुटर मुटर। तो यह घटना जो घटी थी, यह विनोदपूर्ण घटना थी मंझली बहू के लिए। बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी? अभी अभी मैंने 10th में उसका उत्तर दिया है। तो यहाँ क्यों जाना चाहती थी, 6th आंसर, 10th आंसर, 12th आंसर सभी जो है एक ही तरह का उत्तर है। 13th, इंदु के मुंह से दादाजी की बात सुनकर बेला ने क्या कहा? तो देखो क्या हुआ कि एक दूसरे ही प्रकार का व्यवहार हो रहा है। बेला ने परेश से कह दिया, लेकिन परेश भी जो है अपने पत्नी को ही जो है बोलता है कि तुम ही चाह रही थी ना कि तुमको आदर सत्कार मिले, तुमको बहुत काम हो रहा है, अभी सभी लोग तुम्हारे काम कर रहे हैं और जो है तुम्हारे पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, अभी जो है तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं कर रहा है, सब कुछ हुआ है, तुम जो चाह रही थी सब कुछ हुआ है। इस प्रकार से बेला को परेश जब कहता है तब जो है वह रोने लगती है, अपने कमरे में अकेली जो है पड़ गई है। अब जो है इंदु जो है आती है, कपड़े धोने के लिए जा रही थी। भाभी जी आपके कपड़े भी मैं धो दूं क्या, इस प्रकार से पूछने के लिए आई है। लेकिन ये इंदु जो है अपने भाभी को कभी भी भाभी जी नहीं कहती थी, सिर्फ भाभी कहती थी। लेकिन आजकल जब से दादाजी ने कहा है कि आदर देना है, तब से जो है ये
बेला भाभी जी बन गई है, वहाँ अब पूछती है कि बेला को क्यों तुम मुझे हर बार भाभी जी कहती हो। तो वहाँ इंदु जो है, जो घटना घटी थी, दादाजी ने घर वालों को एकत्रित करके जो बातें कही थी, उन बातों को वह इस प्रकार से कहती है कि इंदु दादाजी द्वारा बताया गया सारी बातों को अपने भाभी से कहती है। बेला कहती है कि किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु कहती है कि दादाजी को परेश ने इन बातों को कहा था और सब कुछ सह सकते हैं कि किसी का घर से अलग होना नहीं सह सकते। बेला कहती है कि मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सब के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। बेला इंदु के साथ कपड़े धोने के लिए जाती है। दादाजी इंदु को पूछने ही वाले थे कि भावावेश में रूंधे हुए कंठ से बेला दादाजी से कहती है कि दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी डाल वह सूख कर मुरझा जाए। इस प्रकार से जो है बेला जो है रोती हुई कहती है, वह है आगे, बेला ने भावावेश में रूंधे हुए कंठ से क्या कहा। अभी मैंने इसका उत्तर बताया, लेकिन रूंधे हुए कंठ से भावावेश में 2 ही वाक्य बताया है। 5 अंक का प्रश्न है। डिटेल्ड नोट्स जो है देख लो, डाउनलोड कर लो। तो क्या कहा था बेला ने, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या चाहेंगे कि पेड़ से लगी डाल सूखकर मुरझा जाए। इस प्रकार से उसने कहा था कि क्या है वो बात। तो मूलराज जी जो दादाजी है, वह क्या सोचते थे कि ये परिवार जो है वट के समान महान वृक्ष है। वह उन्होंने परेश को बताया है कि इस पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना वे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस घर में ही है बेला है, तो यह मुरझा गई है, सूखी डाल बन गई है, तो ये पसंद करोगे क्या दादाजी आप। इस प्रकार से वो कहती है कि बाकी सभी लोग जो है आराम से हंसी खुशी से है, और मैं इस प्रकार से बन जाऊं क्या, सूखी डाली बन जाऊं क्या मैं। तो दादाजी से रूंधे हुए कंठों से अत्यंत दुखित होकर वह कहती है। 15th क्वेश्चन, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। भूमिका लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दादाजी का पहला लड़का महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था अर्थात मृत्यु हो गई थी उनकी, वे सेना में थे। उसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा ज़मीन दी थी, किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। अपने परिश्रम से 1 से 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं। दादाजी का सबसे छोटा पोता तहसीलदार होकर इस कस्बे में लगा है। उसकी शादी लाहौर के एक प्रतिष्ठित सुसंपन्न कुल की सुशिक्षित बेला से हुई। उनकी तीनों बहुएं सीधी सादी महिलाएं हैं। दादाजी मूलराज जिनका नाम है, दादाजी का मानना था कि कुटुंब एक महान वृक्ष है, वट के वृक्ष है, और डालियां छोटी हो या बड़ी सब उसकी छाया को बढ़ाती है। वे नहीं चाहते थे कि कोई डाली उससे टूटकर पृथक हो जाए। परेश अपने पत्नी बेला के साथ बाग वाले मकान में रहने की अनुमति पूछने के लिए दादाजी के पास आते हैं। दादाजी बरगद के समान महान पेड़ से डाली टूटकर अलग होने की कल्पना से सिहर उठते हैं। वे परेश को समझाते हैं कि बेला परायों सी गिरी अनुभव न करेगी। जो मैंने आपको कह दिया है इसको लिखना ही है। तो बेला की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो वहाँ मैंने आपको डिटेल्ड नोट्स दिया है बेला
के बारे में एक प्रश्न आता ही है। 6th 10th 12th एंड 16th क्वेश्चन में से जो है एक ज़रूर आएगा। और दादाजी भी इस एकांकी में जो है महत्वपूर्ण पात्र है, तो उनके बारे में भी एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसको देख लो। तो मैंने डिटेल्ड नोट्स दे दिया है। सेम आंसर जो है, सेम उत्तर ही आता है, लेकिन क्या ऐसा लिखना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बेला को हर बात पर अपने मायके की प्रशंसा करना आदत है, उसकी चरित्र है ना वो। उसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार से परेश से वह कहती है कि घर के लोगों का व्यवहार बदल गया है, वो लिखना है। इंदु के जो द्वारा उसको जो पता चलता है कि दादाजी ने समझाया है, वह लिखना है। बाद में वो इंदु के साथ जो कपड़े धोने के लिए जाती है, बाद में दादाजी से कहती है कि आप नहीं चाहते हो ना कि किसी डाली जो है टूट के अलग हो जाए और मैं क्या सूखी डाली बनूं, यहाँ आप पसंद करोगे क्या। जो रूंधे हुए कंठ से जो कहती है वह सभी लिखना ही है। तो यह जो है मैंने हाईलाइट जो किया है, जो उसकी मन की भावना है। ये लोग कैसे लोग हैं, पल में तोला पल में माशा, किस प्रकार रूप बदलते हैं। जो बेला सोचती है ना, उन बातों को भी जो है लिखना ही है। डिटेल्ड नोट्स जो है डाउनलोड कर लो। तो अभी है टिप्पणी, 4 टिप्पणी है। पहले परेश के बारे में है। परेश के बारे में तो बेला से उसकी शादी हुई, तो उसके बाद जो है फर्नीचर की घटना जो घटती है, तो वह लिखना है। उसमें से परेश ने क्या कहा था, फर्नीचर की जो घटना घटती है, तभी परेश ने कहा इस फर्नीचर पर हमारे दादाजी बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा जी बैठते थे, उन लोगों को शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर आपत्ति करूंगा कि दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर घूम गया है। वह बातें लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वहाँ कहता है ना कि बेला जब आके रोने लगती है कि ये लोग बदल गए हैं, तब वहाँ परेश क्या करता है, बेला को ही डांटता है कि मैं नहीं समझता कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत की, कोई तुम्हारा आदर नहीं करता है, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम और क्या चाहती हो। यह कहने के बाद ही जो है बेला को समझ में आया कि मैंने शायद इस घर को मेरा नहीं समझा था। तो दूसरी टिप्पणी है इंदु। इंदु जो है दादाजी के परिवार में सबकी प्यारी है, दादाजी की न्यारी पोती है इंदु। तो वह सभी लिखने के बाद फर्नीचर की जो घटना घटी थी उसको लिखना ही है। उसने क्या कहा था, क्या बात है अभी भाभी आपके मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गवार भी उससे कुछ सीख लेते। इस प्रकार से जो कहा था ना उसको लिखना है। और अंत में जो है इंदु के द्वारा ही बेला को पता चलता है कि दादाजी ने ये बातें समझाई है ना। तो वह कहती है कि परेश ने दादाजी को बताया था बाग वाले मकान में आप अलग गृहस्थी बसाना चाहते हो, और इस कारण से दादाजी ने घर के सारे लोगों को आपके आदर करने के लिए कहा है, इसलिए यहाँ मैं आपको भाभी जी कह रही हूँ। जो बातें जो इंदु ने कहा उसको इधर लिखना ही है। तो अंत में बड़ी बहू के बारे में पूछा है। बड़ी बहू जो है जब बेला को नौकरानी रजवा पर थोड़ा असमाधान था, तो बड़ी बहू ही कहती है कि रजवा की जो बहू है उसको काम के लिए रख लो, तो जो है वह नए फैशन की घर पे जो है काम कर सकती है। इस प्रकार से जो समझाती है वहाँ बड़ी बहू ही है। मंजली भाभी जो है वह कहती है ना कि दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, वे दयानतदार विश्वसनीय होते हैं। मैंने अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है जो एक नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। ये है
मंजली भाभी ने कहा था। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्नोत्तर के साथ साथ सारांश जो है बताया है। नोट्स जो है डाउनलोड करने के बाद उसको नोट्स में लिख दो। तो इधर दादाजी के परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी बेला किस प्रकार जो है वह अपने आप गृह कार्य करने के लिए जाती है। तो दादाजी ने जो है घृणा मत करो, घृणा के बदले में अगर स्नेह किया जाए तो जो है बेला बदल सकती है। इस प्रकार से जो है कहा था वह बात सच हुआ। इस सूखी डाली के द्वारा हम लोगों को, सभी लोगों को एक जो है मिलजुल कर रहना है। मिलजुल कर रहने से ही एक समाज का, एक कुटुंब का, एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार से जो है दादाजी पात्र द्वारा बताया गया है। तो अंत में क्या हुआ, दादाजी का जो मानना था कि ये वट वृक्ष है और उसी प्रकार से जो है वे नहीं चाहते थे कि कोई एक डाल भी जो है टूट के अलग न हो पाए। तो दादाजी की आकांक्षा की तरह ही जो है सारे लोग जो है एक साथ रहने लगे। नमस्कार।